अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, बुक केमिस्ट्री ऑफ 10th क्लास, चैप्टर नंबर 7 वाटर हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर केमिस्ट्री 10th क्लास, चैप्टर नंबर 7 वाटर। वाटर की डिस्कशन चल रही है, तो हमने अब डिस्कस जो कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक डिस्कस हो रहा था वो था परमानेंट हार्डनेस। जैसे कि हमने परमानेंट हार्डनेस जो स्टडी की थी, हमने कहा था ये किन की वजह से होती है? क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये क्लोराइड्स होते हैं सल्फेट्स के और मैग्नीशियम के। क्लोराइड्स और सल्फेट्स में हमने स्टडी किया कि इनका फार्मूला अगर हम चेकआउट करें, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड, कि SO4 हमारे पास सल्फेट है, Cl2 हमारे पास क्लोराइड है। इसी तरह हम मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 साथ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 कि मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड की जो हार्डनेस होती है, पानी में जो खारापन होता है पानी का, वो किन की वजह से होता है? इनकी कंपोजिशन की वजह से। कि जब ये ऐड होंगे, ये ऐड होने का फिनोमेना हमने डिस्कस किया है कि प्रीवियस टॉपिक में, जैसे कि जो ग्लेशियर्स हैं, ईयर रेन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करती है। अब्जॉर्ब करने के बाद जो ही वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करेगी, तो उसकी अब्जॉर्बिंग के साथ क्या होगा कि वो इनसॉल्युबल जो कार्बोनेट्स होंगे उनको सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर क्या होगा, जो हमारा जो है वो वाटर है हार्ड हो जाएगा। लेकिन जो टेम्परेरी हार्डनेस थी वो हमने रिमूव आउट कर ली थी। परमानेंट हार्डनेस भी हमने वॉशिंग सोडा के साथ रिमूव आउट की है। अब हम इसका सेकंड जो स्टेप है, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। कि रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, रिमूवल में हमने सबसे पहले जो टॉपिक स्टडी किया था वो था बाय वॉशिंग सोडा, कि हमने वॉशिंग सोडा की मदद से, वॉशिंग सोडा Na2CO3 बाय सोडियम कार्बोनेट, इसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। नेक्स्ट जो हमने रिमूवल करना है यूजिंग सोडियम जियोलाइट, कि यूजिंग सोडियम जियोलाइट, कि सोडियम जियोलाइट क्या है? सोडियम जियोलाइट यहाँ एक आयन एक्सचेंजर की तरह एक्ट करेगा। एक्सचेंज का मतलब होता है ना मुबादला करना, उसको तब्दील करना, लेकिन यहाँ आयन एक्सचेंज का मतलब लेंगे कि एक्सचेंज ऑफ आयन्स करेंगे, एक्सचेंज ऑफ आयन्स करेंगे, कि आयन को हम एक्सचेंज करेंगे। जैसे ही आयन एक्सचेंज करेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे कि सोडियम जियोलाइट एज ए आयन एक्सचेंजर जो एक्ट करेगा, उसकी एक्टनेस इस लिहाज से होगी कि आया जो सोडियम जियोलाइट है उसमें क्या करेगा, जो सल्फेट आयन्स मौजूद होंगे, जो कैल्शियम आयन्स मौजूद होंगे, जो वाटर को हार्ड कर रहे होंगे, उनको एक्सचेंज करेगा। जो ही हार्ड वाटर आयन्स को एक्सचेंज करेगा तो वो वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी डिटेल्ड एलैबोरेशन स्टडी करते हैं। सोडियम जियोलाइट सोडियम जियोलाइट is a naturally occurring resin of sodium, aluminium, सिलिकेट, कि ये एक रेजिन है। रेजिन किसका है? सोडियम, एल्यूमिनियम और सिलिकेट SiO3 ट्वाइस, कि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये इसको हम आयन एक्सचेंज है या सोडियम जियोलाइट
कहते हैं, विच कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, जिसको हम आर्टिफिशियली लेबॉरेटरी में खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हम इसको आर्टिफिशियली खुद भी लेबॉरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर द softening of hard water as well as domestic use as well as इंडस्ट्रियल स्केल। कि सोडियम जियोलाइट जो है उसको यूज़ करना बहुत इजी है। इजी इस लिहाज से है कि जो सोडियम जियोलाइट है ये एज ए वाटर को सॉफ्ट करेगा। जो ही ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट करेगा, इसको हम डोमेस्टिक यूजेस और इंडस्ट्रियल स्केल में भी यूज़ आउट कर सकते हैं। जब हम इसको डोमेस्टिक यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे घरेलू जो खारा पानी होगा उसको साफ़ करेंगे। जैसे कि अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो जो कराची का इलाका है वहाँ समुद्री पानी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उधर ही करीब ही समुद्र है। वहाँ का पानी क्या है, ज़्यादा खारा है। और वहाँ क्या हम यूज़ कर सकते हैं, सोडियम जियोलाइट, ताकि उस पानी को हम सॉफ्ट बना सकें। When water is passed through resin, sodium ions of the resin are exchanged. Sodium ions of the resin are exchanged with the unwanted calcium ions. कि जो ही हम वाटर को रेजिन से पास आउट करेंगे तो सोडियम रेजिन क्या होगा, वो एक्ट करेगा एज ए आयन एक्सचेंजर, क्योंकि उसने वहाँ क्या करने हैं, वो आयन्स एक्सचेंज करेगा। जैसे ही वो वहाँ आयन्स एक्सचेंज करेगा तो सोडियम कैल्शियम के आयन्स एक्सचेंज करेगा। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम वहाँ मौजूद होगा उसके आयन्स सोडियम आयन्स के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, फिर वो कैल्शियम जियोलाइट बन जाएगा। जैसे कि पहले हमारे पास सोडियम जियोलाइट मौजूद है, फिर वो कैल्शियम जियोलाइट बन जाएगा। और जो ही वो कैल्शियम जियोलाइट बनेगा हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। उसको एक्सट्रैक्ट आउट करने के बाद जो कैटलिस्ट होता है, जो रेजिन होता है, वो दोबारा रीजनरेट भी हो सकता है। इसीलिए जो कैल्शियम जियोलाइट होगा उसको दोबारा हम किसी केमिकल से ट्रीट करवाने के बाद उसको दोबारा सोडियम जियोलाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। According to the chemical reactions, Na2 जियोलाइट कि हम फार्मूला लिखने के बजाय हम सोडियम ही जियोलाइट लिख देते हैं, प्लस कैल्शियम सल्फेट जो हार्ड वाटर में जो ही हमने इसने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो कैल्शियम है वो जियोलाइट के साथ एक्ट करेगा और सोडियम सल्फेट के साथ एक्ट करेगा। कैल्शियम जियोलाइट प्लस Na2SO4 के साथ हमें बाय सोडियम सल्फेट भी साथ प्रोड्यूस हो गया। कि यहाँ हमने जो आयन एक्सचेंजर की एक्टिविटीज की है कि जो ही हमने रेजिन को हार्ड वाटर के साथ एक्ट करवाया, जो ही रेजिन को हार्ड वाटर के एक्सेप्ट किया, फिर क्या हुआ, एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस अकर किए। जो ही एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस अकर हुए तो एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस में जो कैल्शियम था उसने जियोलाइट के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया। जो ही उसने जियोलाइट के साथ बॉन्ड फॉर्म किया तो कैल्शियम जियोलाइट फॉर्म हो गया। फिर हमारे पास जो सोडियम बचा है, 2 सोडियम बचे हैं Na2, उसको हम सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, क्योंकि ये अगर इसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव करार दें तो फिर हम इसको
पॉजिटिव और नेगेटिव करार देंगे, तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट कर देगा और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा। और जो ही इनकी अट्रैक्शन होगी तो यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन अकर करेगी वो यही होगी कि कैल्शियम जियोलाइट बन गए, क्योंकि आयन एक्सचेंजर इसका काम है कि इसने एक्सचेंज ही आयंस करने हैं कि सोडियम को छोड़ के कैल्शियम को अकर करेगा। अगर हम इसको मैग्नीशियम के साथ स्टडी करें Mg2 जियोलाइट कि मैग्नीशियम जियोलाइट कब फॉर्म होगा, जो ही हम इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम जियोलाइट प्लस MgSO4 कि मैग्नीशियम सल्फेट के साथ भी इसका रिएक्शन करवाने से क्या होता है कि इसमें हार्ड वाटर में वो इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। जो ही वो हार्ड वाटर में इम्प्योरिटीज़ मौजूद होंगी फिर आयन एक्सचेंजिंग का प्रोसेस अकर करेगा। जैसे ही आयन एक्सचेंजिंग अकर हो गई मैग्नीशियम जियोलाइट कि मैग्नीशियम जियोलाइट फॉर्म होगा, जिसकी हमने यहाँ बात की थी कि जो मैग्नीशियम सोडियम जियोलाइट को जब हमने मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाने के बाद यहाँ मैग्नीशियम जियोलाइट फॉर्म होगा, क्योंकि जो सोडियम है जो ही उसने आयन एक्सचेंज की है तो आयन एक्सचेंज करने के बाद क्या फॉर्म हुआ, उसने मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म किया और साथ ही मैग्नीशियम जियोलाइट भी। मैग्नीशियम जियोलाइट के साथ जो हमारा सोडियम मौजूद था उसको जब सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया तो Na2SO4 फॉर्म हुआ कि जो Na2SO4 फॉर्म हुआ कि जो सोडियम जियोलाइट है उसने मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जो रिएक्ट करवाया तो उसने चेंजिंग ऑफ आयंस किए कि जैसे हमने कैल्शियम सल्फेट पे बात की थी वैसे ही हमने यहाँ मैग्नीशियम जियोलाइट के थ्रू भी उसकी एक्टनेस करवा दी। लेकिन when resin is fully used up it can be regenerated by flushing it with concentrated solution of NaCl कि हमने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन NaCl के साथ जब इसको रिएक्ट करवाएंगे कि जब हमने पूरा यूज़ कर लिया जो रेजिन की अमाउंट हमने वहाँ ऐड की थी उस अमाउंट को जब हमने फुली यूज़ कर लिया, जब वही वहाँ उस अमाउंट को हमने फुली यूज़ किया तो वो जो था वो सारे आयन एक्सचेंज हो गए। जैसे ही वो सारे के सारे आयन एक्सचेंज हो गए तो जो है वो रीजनरेशन का प्रोसेस दोबारा करेगा कि हमने जो रेजिन ऐड किया था सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट नोन एज सोडियम जियोलाइट जो ऐड किया था उसको हम दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन प्रीवियस क्लासेस में आप स्टडी करके हैं कि ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी कि जिसमें हाई कंसंट्रेशन लेंगे हम सिर्फ सोडियम क्लोराइड की, जो सॉल्वेंट होगा वो बहुत थोड़ी अमाउंट में वहाँ मौजूद होगा। रिवर्स प्रोसेस takes place because of high concentration of सोडियम आयंस कि जो रिवर्स प्रोसेस है वो कब अकर करेगा, जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस वहाँ मौजूद होंगे, क्योंकि सोडियम जियोलाइट को हमने कन्वर्ट किया था कैल्शियम जियोलाइट में। अगर वहाँ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस दोबारा मौजूद हों तो हाई कंसंट्रेशन सोडियम आयन की मौजूदगी में कैल्शियम क्या करेगा, जियोलाइट दोबारा आयन एक्सचेंज कर लेगा। जब वो दोबारा आयन एक्सचेंज करेगा तो दोबारा आयन एक्सचेंजिंग से क्या प्रोसेस अकर करेगा कि उसकी दोबारा आयन एक्सचेंजिंग से जो प्रॉपर्टीज़ हैं जियोलाइट की वो अकर करेंगी। जैसे ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ जियोलाइट अकर करेंगी तो उससे हमें ये होगा
कि जो जियोलाइट है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और जो कैल्शियम है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। जो ही कैल्शियम क्लोराइड के साथ एक्ट करेगा तो उसकी एक्टनेस हम ऐसे स्टडी कर सकते हैं कि जैसे कि जो जियोलाइट है, जस्ट लाइक इन द इक्वेशन कैल्शियम जियोलाइट, कैल्शियम जियोलाइट प्लस 2NaCl, कि कैल्शियम जियोलाइट के साथ साथ 2 NaCl भी वहाँ मौजूद होंगे। जब वो दोनों वहाँ मौजूद होंगे तो उनकी जो मौजूदगी में ये दोबारा एक्ट करेगा, सोडियम विद जियोलाइट एंड कैल्शियम विद क्लोराइड, कि दोबारा आयन एक्सचेंजिंग का प्रोसेस अकर करेगा। जब दोबारा आयन एक्सचेंजिंग अकर करेगी, जस्ट लाइक सोडियम 2, बिकॉज 2 सोडियम का मौजूद, जियोलाइट, कि सोडियम जियोलाइट फॉर्म हुआ, साथ कैल्शियम क्लोराइड, कि सोडियम जियोलाइट के साथ कैल्शियम क्लोराइड भी फॉर्म हुआ। ये थी रीजनरेशन ऑफ कैल्शियम जियोलाइट। हमने मैग्नीशियम जियोलाइट भी फॉर्म किया था। मैग्नीशियम जियोलाइट भी सेम एक्सचेंजिंग का फिनोमेना करेगा। मैग्नीशियम जियोलाइट प्लस 2NaCl, कि वो Na के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ Na2 जियोलाइट प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड, कि सोडियम जियोलाइट कर सकता है और मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक्ट कर सकता है। ये था दोबारा रीजनरेशन करने का, और ये था प्रोसेस यूजिंग सोडियम जियोलाइट, कि सोडियम जियोलाइट को यूज़ करने से हम जो हार्डनेस है उसको कैसे रिमूव आउट कर सकते हैं। उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो एक आयन एक्सचेंजर प्रोसेस, कि अगर हम टॉपिक का दोबारा रिव्यू लें कि आयन एक्सचेंजर का मतलब ही क्या है, वो आयंस को एक्सचेंज करेगा, और जो ही वो आयंस को एक्सचेंज करेगा, जो ही हम रेजिन पास करेंगे उनमें सोडियम आयंस मौजूद होंगे, और वो सोडियम आयंस क्या होंगे, वो एक्सचेंज हो जाएंगे विद द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर, कि जिसकी वजह से हार्ड वाटर अकर करता है, वो जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है उसमें, उसकी वजह से, कि हम जब उसका रिएक्शन करवाएंगे, कि सोडियम जियोलाइट को जो ही हम रिएक्ट करवाएंगे, जो ही इसका रिएक्शन हम हार्ड वाटर के साथ करवाएंगे, तो जो कैल्शियम सल्फेट्स, कैल्शियम क्लोराइड्स, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड्स वहाँ मौजूद होंगे, वो सारे रिएक्ट करके अपने आयन एक्सचेंज कर देंगे और हमारे पास कैल्शियम जियोलाइट फॉर्म होगा। उसी जियोलाइट को हम दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कि जो ही हम उसमें हाई कंसंट्रेशन देंगे सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड की हाई कंसंट्रेशन की वजह से वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। ये था हमारा प्रोसेस ऑफ सोडियम जियोलाइट, जिसके थ्रू हमने परमानेंट हार्डनेस को रिमूव आउट करना है। ये हैं 2 मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, के हार्ड वाटर के नुकसान क्या हैं, कि फ़ायदे उसके कोई भी नहीं है, लेकिन नुकसान हमें क्या हो सकते हैं। हार्ड वाटर consumes large amount of soap in washing purposes, कि जो हार्ड वाटर है वो कंज्यूम करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ सोप, क्योंकि हार्ड वाटर doesn't form, doesn't produce good leather with soap, कि जो हार्ड वाटर होगा, जो खारा पानी होगा, वो साबुन के साथ अच्छी झाग नहीं बनाएगा। जो ही वो साबुन के साथ अच्छी झाग नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब है कि ये साबुन ज़्यादा ज़ाया करेगा। जो भी हमारा सोप होगा, जो भी हमारे डिटर्जेंट्स होंगे, उनको ज़्यादा ये वेस्ट आउट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ drinking hard water causes
स्टमक डिसऑर्डर, कि जितना ज़्यादा हम ड्रिंकिंग हार्ड वाटर पीने से हमें क्या हो सकता है, स्टमक प्रॉब्लम्स भी अकर कर सकती हैं। कि हार्ड वाटर क्या होता है, वहाँ हमारे पास जो है मौजूद होते हैं कैल्शियम आयंस, कि ज़्यादा कैल्शियम आयंस, जो ही हम ज़्यादा कैल्शियम आयंस इनटेक कर लेंगे अपनी बॉडी में, तो वो वहाँ जाके डिसऑर्डर्स पैदा करेंगे स्टमक में, क्योंकि वो तो डिज़ोल्व नहीं हो सकते या वो ब्रेक डाउन या डाइजेस्ट नहीं हो सकते। और कैल्शियम क्या करेगा, एक जगह जमा होता जाएगा, और जो ही वो क्या करेगा, उस स्टमक को डिसऑर्डर करेगा। स्टमक अपना वो जो प्रॉपर वर्किंग है वो नहीं कर सकेगी। थर्ड पॉइंट, हार्ड वाटर इज अनफिट फॉर hard water is unfit for use in steam engines, boilers एंड टर्बाइंस। कि हार्ड वाटर जो है वो स्टीम इंजन्स में, कि जैसे हमारी जो प्रीवियस हमारा जो पहला दौर था उसमें क्या था कि जो ही हम अपने दौर में पीछे जाएँ तो वहाँ स्टीम इंजन्स यूज़ होते थे। आजकल भी कुछ इंडस्ट्रीज़ में स्टीम इंजन्स यूज़ होते हैं। वो क्या कहते हैं, वो पानी से स्टीम पैदा करते हैं, यानी भाप पैदा करते हैं, वाटर वेपर्स पैदा करते हैं। और वही वाटर वेपर्स क्या करते हैं, वो रन आउट करते हैं उनका एक सर्किट। इसी तरह जो हार्ड वाटर होगा वो इतनी जल्दी बॉयल आउट या स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा, उसके वेपर्स इतनी जल्दी नहीं बनेंगे, क्योंकि उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड या सल्फेट्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। जो ही वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, वो डिपॉजिट करेंगे, बिकॉज इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम salts deposit inside। कि जो मैग्नीशियम आयंस होंगे, मैग्नीशियम सल्फेट्स होंगे या मैग्नीशियम सॉल्ट्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो डिपॉजिट होंगे इनटू द इंजन। जब वो डिपॉजिट होंगे इनटू द इंजन, दे आर कॉल्ड स्केल्स, कि उनको स्केल्स कहा जाता है। कि इंजन में स्केल्स पैदा हो गए हैं, कि वहाँ वो डिपॉजिट हो जाएंगे, वो स्टीम इंजन की प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकेंगे। और जो ही वो स्टीम इंजन की प्रॉपर वर्किंग नहीं करेंगे तो कोई भी प्रोसेस कैरी आउट नहीं होगा। दे आर बैड कंडक्टर्स, they are bad conductors of heat and electricity and hence more fuel is यूज। क्योंकि वो बैड कंडक्टर होंगे हीट के, और जो ही वो बैड कंडक्टर होंगे हीट के तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल यूज़ होगा। इनसॉल्युबल कैल्शियम and magnesium sulfates not only reduce the efficiency of engine but also cause the boiler to burst। कि जो ही वहाँ जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं वो डिपॉजिट होंगे, डिपॉजिट होने के बाद जो इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट नॉट ओनली रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन बट आल्सो कॉज द बॉयलर टू बर्स्ट। कि जो ही वो इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट्स जो हैं वो उसकी एफिशिएंसी कम करेंगे। एफिशिएंसी होता है कि एक जो वर्किंग है उसकी मिक़दार को कम करना, कि आया एक चीज़ अच्छी तरह वर्कआउट कर रही है, उसकी एक एफिशिएंसी अच्छी है। इसी तरह अगर उसकी एफिशिएंसी को कम करते हैं और साथ ही जब वहाँ डिपॉजिट होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस तो ये बॉयलर को
बर्स्ट करने पे भी हो सकता है कि वो जो बॉयलर होगा जिसमें ये प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है वो भी बर्स्ट आउट हो जाएगा, वो भी फट जाएगा। ये जो होते हैं ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, कि हार्ड वाटर के कितने डिसएडवांटेजेस हैं जिनको हमें नज़रअंदाज करना पड़ रहा है। लेकिन उनको नज़रअंदाज हम तब करेंगे जो ही हम इसकी परमानेंट हार्डनेस को अच्छी तरह रिमूव आउट कर देंगे। इसी तरह हमें क्या चाहिए, जितना हार्ड वाटर हो उसको रिमूव आउट करके, यानी उसमें जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम है उनको ख़त्म करके हम यूज़ करें, कि ताकि ऐसी जो मुश्किलात हैं वो पेश ना आए। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के पानी की आलूदगी, जैसे आपने दूसरी बुक्स में पढ़ा होगा कि आप भी आलूदगी किन वजह से होती है। वजूहात जो है वाटर पोल्यूशन इज contamination of water bodies, कि वाटर पोल्यूशन क्या होती है, जो जहरीले मवाद हम जो पानी में अखराज होता है जिनका, जैसे कि लेक्स में होता है जिनका अखराज, रिवर्स में अखराज होता है और ओशंस में जिनका अखराज होता है, वो क्या करते हैं, वो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। वाटर पोल्यूशन तब भी अकर करती है, वाटर पोल्यूशन occurs when pollutants are discharged directly or indirectly into water bodies without adequate treatment to remove harmful compounds। कि वाटर पोल्यूशन है वो तब अकर करती है जब जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी अच्छी तरह ट्रीटमेंट नहीं होती। जब वो पोल्यूटेंट्स जैसे टॉक्सिक केमिकल्स या टॉक्सिक मटेरियल्स जो मौजूद हैं, जब तक उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं होगी, जो ही वो डिस्चार्ज किए जाएंगे वो आया सॉइल में अब्जॉर्ब होंगे, और जो ही वो सॉइल में अब्जॉर्ब होंगे वो सॉइल में मौजूद दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करके मज़ीद टॉक्सिक होंगे। जब वो मज़ीद टॉक्सिक होंगे तो वो बनीथ द अर्थ जो हमारा वाटर सिस्टम मौजूद है उसको जाके पोल्यूट करेंगे। अगर हमारा वाटर सिस्टम ही पोल्यूट हो गया तो उसके ज़रिए जहाँ जहाँ वाटर मौजूद होगा वो पोल्यूटेड वाटर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वो वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा। वाटर पोल्यूशन जो अकर करती है उसके डिफरेंट इफ्लुएंट्स हैं, कि डिफरेंट जगहों से डिफरेंट तरीक़ों से क्या है आपकी अभी आलूदगी वाक़या होती है। इफ्लुएंट्स को हम टर्न बाय टर्न स्टडी करते हैं। इफ्लुएंट्स आर first influent इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, कि सन्नतकारी की वजह से, सन्नतों की वजह से जो है डोमेस्टिक घरेलू इफ्लुएंट्स, एंड द थर्ड इज एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स। एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स, कि इन तीनों इफ्लुएंट्स की वजह से क्या होता है कि वहाँ वाटर पोल्यूशन कॉज होती है। टर्न बाय टर्न इनको स्टडी करते हैं। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रीज क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स installed to produce desired substances, कि इंडस्ट्रीज़ हमने इसलिए लगाई हैं ताकि हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक क्या चीज़ें
बना सकें। जब हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे केमिकल्स बनाए जाते हैं, कपड़ा बनाया जाता है, लेदर बनाई जाती है, लेदर गुड्स बनती हैं, पेपर बनाया जाता है एंड प्लास्टिक आइटम्स बनाई जाती हैं और प्लास्टिक से चीज़ें बनाई जाती हैं। जब ये सारी चीज़ें हमारी इंडस्ट्रीज़ में पैदा होती हैं तो वहाँ पेट्रोकेमिकल्स भी मौजूद होते हैं। पेट्रोकेमिकल्स यानी पेट्रोल वगैरह के सिंथेसिस के लिए भी, और रबर आइटम्स के रबड़ की चीज़ें भी बनाने के लिए वहाँ हम इंडस्ट्रीज़ में ही बनाते हैं। और ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में ही पैदा होती हैं। जो ही ये चीज़ें सारी कमर्शियल स्केल में हम बनाते हैं, किसके लिए? सिर्फ नीड ऑफ सोसाइटी के लिए, कि जो सोसाइटी है हमारा, जो लोग हैं हमारे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये अशिया जो हैं सनतों में पैदा की जाती हैं। जब ये अशिया सनतों में पैदा की जाती हैं तो इससे जो है हमारी ये बदकिस्मती है कि जो यूनिट डिस्चार्ज करती हैं दे आर टॉक्सिक मटेरियल, कि ये सारी यूनिट्स डिस्चार्ज देयर वेस्टफुल मटेरियल either to open ground और टू वाटर चैनल्स। कि हमारी बदकिस्मती ये है कि जब ये हमारी सन्नतें जो हैं ये चीज़ें बनाती हैं तो इन चीज़ें बनाने से ज़ाहिर बात है कुछ ज़हरीले मवाद भी पैदा होता है, कुछ ज़हरीले केमिकल भी पैदा होते हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। जब वो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं तो ऐसी चीज़ें तो वो क्या करते हैं, सारे किसी ओपन ग्राउंड खुले इलाके में उसको छोड़ देते हैं। जैसे कोई केमिकल पैदा हो रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेदर यानी चमड़े के लोहे लेते हैं, सबसे कॉमन इंडस्ट्री जो आजकल हमारी है वो लेदर की है। कि जब हम लेदर टैनिंग करते हैं, लेदर टैनिंग होते हैं कि जब हम उस लेदर को साफ़ सुफ करते हैं तो मज़ीद केमिकल से उसको साफ़ करते हैं। जब वो केमिकल से उसकी सफाई होती है तो वो केमिकल्स क्या करते हैं, हम ओपन ग्राउंड में या वाटर चैनल्स के करीब उसको बहा देते हैं या छोड़ देते हैं। जो ही हम उसको ओपन ग्राउंड में या वाटर चैनल्स में छोड़ेंगे तो जो ओपन ग्राउंड में मौजूद होगा वो क्या होगा, वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो ही वो अब्जॉर्ब होगा तो वो क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा हमारे वाटर सिस्टम को जो हमारा beneath the अर्थ मौजूद है, इसी वाटर सिस्टम को वो इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन अगर वो वाटर चैनल्स के करीब बहा दिया जाए तो जो हमारे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ओशन है, ये उसको भी पोल्यूट करेगा। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस may be highly toxic organic chemicals, inorganic salts, heavy metals, mineral acids, ऑयल एंड ग्रीसेस। कि ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, ये सारे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं। ऑल दीज आर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स मौजूद हैं। कि द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स में बी highly toxic organic chemicals, inorganic salts, heavy metals, mineral acids, oils and greases। कि ये जो सारे मटेरियल हैं, ये सारे मटेरियल जो भी फैक्ट्री से या इंडस्ट्री से निकलता है वो सारे को हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट कहेंगे। जो ही हम उसको इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट इसलिए कहेंगे क्योंकि वो इंडस्ट्री से निकल रहा है। ऐसा मवाद जो इंडस्ट्री से निकल रहा हो जिनमें ये केमिकल्स मौजूद हों, उनकी जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स ही होगी।
वाटर जो है इसको हम एज ए क्लीनिंग एजेंट यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में डायरेक्टली, और वो डायरेक्टली डिस्चार्ज आउट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो वाटर है, वाटर इज यूज्ड टू क्लीन आउट लेदर, कि लेदर को क्लीन आउट करने के लिए हम वाटर यूज़ करेंगे, लेकिन वही वाटर डिस्चार्ज डायरेक्टली आउट, कि उसी वाटर में जो केमिकल्स जो लेदर में मौजूद होंगे, जब वो वाटर के साथ मिक्स आउट हो जाएंगे, फिर वो डायरेक्ट जो है वाटर है वो ऐसे ही डिस्चार्ज आउट कर देगा, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। जो ही उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, तो ट्रीटमेंट ना होने की वजह से क्या होगा, वो टॉक्सिक मेटल्स या टॉक्सिक मटेरियल भी कंटेन कर सकता है। द वाटर कंटेन्स all kinds of toxic chemicals and detergents, कि ये जो है वाटर होगा ये कंटेन करेगा ऑल काइंड ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स और डिटर्जेंट्स, कि इसमें केमिकल्स के साथ साथ डिटर्जेंट्स भी पाए जाएंगे। और ये क्या करेंगे, ये वाटर को इफ्ल्यूट करेंगे। लेकिन जो ही ये इफ्लुएंट्स वाटर की लेक, स्ट्रीम्स, रिवर्स या ओशंस में ऐड होगा, तो ऐड होने के साथ ही वो या तो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, यहाँ ऊपर फ्लोट करता रहेगा। जो डिज़ोल्व हो जाएगा वो ज़्यादा हार्मफुल होगा, लेकिन जो फ्लोट कर रहा होगा वो भी एज इट इज़ हार्मफुल होगा, लेकिन इतना हार्मफुल नहीं होगा जो कि डिज़ोल्व हो चुका होगा। इसी तरह जो डिपॉजिट होंगे ऑन द बेड ऑफ द वाटर, कि जो वाटर की गैर सिस्टम की गहराई में मौजूद रहेंगे, वो तो वाटर को एज इट इज पोल्यूट करते रहेंगे। इसी तरह जो रिजल्ट है पोल्यूशन ऑफ वाटर का, वो ये है रिजल्ट्स इन पोल्यूशन ऑफ वाटर, कि वाटर की पोल्यूशन से जो रिजल्ट्स हमने लिए वो ये है, they deteriorate the quality of water, कि वो वाटर की क्वालिटी को कम कर देते हैं, कि जो क्वालिटी पहले वाटर की मौजूद थी 100% प्योर, उसको इफ़ेक्ट करेंगे। जो ही क्वालिटी ऑफ वाटर इफ़ेक्ट होगी, तो इससे इफ़ेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे ऐसे इफ़ेक्ट होंगे कि जो क्वालिटी ऑफ वाटर जो ही इफ़ेक्ट होगी, वो इफ़ेक्टेड क्वालिटी ऑफ वाटर जो ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको यूटिलाइज करेगा, तो वो क्या करेगा, वो उसको भी इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स मौजूद हैं जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ही नुकसानदेह हैं। दे रिड्यूस the quantity of dissolved oxygen, which ultimately affects aquatic life and इकोसिस्टम, कि जो रिड्यूस करेगा क्वालिटी ऑफ वाटर, कि जो ही ये सारे ऐड होंगे, तो ऐड होने के बाद क्या करेंगे, ये इफ़ेक्ट करेंगे कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन को। जो ही ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन को इफ़ेक्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करेगा वो एक्वेटिक लाइफ जो हमारी मौजूद है, जो फिशेस वगैरह जो रिवर्स में हमारी एक्वेटिक यानी वाटर लाइफ मौजूद है, जो वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनको इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि लैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर लेते हैं, लेकिन जो वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वो वाटर से लेते हैं, कि वो वाटर ड्रॉपलेट से अपनी ऑक्सीजन लेके अपनी लाइफ को कैरी आउट करते हैं। लेकिन जो ही वाटर में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वो क्या होगा, वो सारी एक्वेटिक लाइफ इफ़ेक्ट होगी और उनकी डेथ कॉज भी हो सकती है, जब तक इसकी ट्रीटमेंट ना की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज
they can also seep down, they can also seep down and affect the groundwater and affect the groundwater deposits. They contaminate the water deposits, कि वो वाटर डिपॉजिट्स को कंटामिनेट करेंगे, उसको इफ़ेक्ट करेंगे कि वो यूँ ही ये केमिकल्स क्या करेंगे, सीप डाउन होंगे, या वो वाटर जिसमें वो केमिकल्स मौजूद हैं वो जब सॉइल में अब्जॉर्ब होगा, यूँ ही वो अब्जॉर्ब होगा वो गहराई तक चला जाएगा। जब वो ग्राउंड की गहराई तक चला जाएगा तो गहराई में जो मौजूद हमारा वाटर सिस्टम है उसको इफ़ेक्ट करेगा। जैसे ही वो वाटर सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगा, उस सिस्टम की इफ़ेक्टनेस ये होगी कि वो कंटामिनेट करेगा वाटर डिपॉजिट के, जो हमारा अंडर द अर्थ या बीनीथ द अर्थ वाटर चैनल या वाटर सिस्टम मौजूद है उसको कंटामिनेट करेगा। जब वो उसको कंटामिनेट करेगा तो सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिम्स उससे इफ़ेक्टेड होंगे। when this water is used by human beings, it causes serious diseases। कि जो ही ये पानी ह्यूमन बींग्स के इस्तेमाल में आएगा, जो ही वो इसको लेंगे तो वो सीरियस डिजीज़ कॉज करेंगे, लाइक कैंसर एंड गैस्ट्रो। कि वो इसमें कैंसर या गैस्ट्रो होता है, स्टमक डिजीज़, गैस्ट्रो मीनिंग स्टमक डिजीज़ कॉज करेंगे, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो डाइजेशन है वो स्टमक में होती है, क्योंकि जो फूड हम इंटेक करते हैं, जो वाटर हम इंटेक करते हैं वो डायरेक्टली टू द स्टमक जाते हैं, वहाँ से उसकी डाइजेशन यानी अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू होते हैं। इसी तरह जो भी हम चीज़ ऐसा वाटर जो कंटामिनेटेड होगा विद वेस्ट मटेरियल्स को, जो ही हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, उसकी यूटिलाइजेशन के बाद क्या होगा, वो हमारे स्टमक डिजीज़ कॉज करेगा। This polluted water damages soil, crops, plants and animals। कि ये जो पोल्यूटेड वाटर है ये किसको इफ़ेक्ट करेगा, ये ना तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स को इफ़ेक्ट करेगा बल्कि एनिमल्स को भी इफ़ेक्ट करेगा, एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट करेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात, फिर ये क्रॉप्स को और सॉइल को भी इफ़ेक्ट करेगा। कि यूँ ही ये पोल्यूटेड वाटर क्रॉप्स को मिलेगा तो वो क्रॉप्स में भी क्या हो जाएगी, वो सारी क्रॉप्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगी, जो ही वो सारी जो खेत है वो तबाह हो जाएगा। इसी तरह जो सॉइल को ये ऐसे इफ़ेक्ट करेगा कि उस सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देगा। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज़ लॉस्ट, कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ख़त्म हो जाएगी। जो ही फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ख़त्म होगी यानी ज़मीन की ज़रखेज़ी ही ख़त्म हो जाएगी। जब ज़रखेज़ी ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ कोई पौधा वगैरह, वहाँ कोई प्लांट या कोई क्रॉप वहाँ उग नहीं सकती या उगाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैवी मेटल्स like cadmium, heavy metals like cadmium, lead, and mercury are toxic and health hazards for human बींग्स। कि वो क्या है, वो हेल्थ हैज़र्ड्स हैं किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। कि जो हैवी मेटल्स मौजूद हैं यहाँ कैडमियम, लेड,
और मरकरी कि ये बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक मेटल हैं। इनको इनहेल करने से या इनटेक करने से क्या होगा कि एक्सीडेंटली डेथ हो सकती है, कि बड़ी जल्दी ही डेथ हो सकती है, स्पॉन्टेनियसली डेथ अकर कर सकते हैं। लेकिन ये हेल्थ हैज़र्ड होने के साथ साथ ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। जैसे हम इनकी कॉज स्टडी करते हैं कि एक्यूट कैडमियम कि जो खालिस कैडमियम मौजूद होगा, पॉइजनिंग कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर कि वो हाई ब्लड प्रेशर कॉज करेगा, किडनी डैमेज कॉज करेगा, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs कि वो रेड ब्लड सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करेगा। कि जो एक्यूट कैडमियम है यानी प्योर कैडमियम मेटल जो वाटर में मौजूद होगा वो क्या करेगा, जो ही हम उसको इनटेक करेंगे, ह्यूमन बींग्स जो ही उसको इनटेक करेंगे तो वो इनटेक करने के बाद जो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर होगा उससे फर्स्ट ऑफ ऑल हाई करेंगे। जैसे ही हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर हाई करेगा इसके बाद अपनी हमारी वो किडनीज डैमेज करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो वाटर की फिल्ट्रेशन होती है वो किडनीज में अकर करती है। तो पोल्यूटेड वाटर पीने से फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी किडनी डैमेज होगी, और जो ही किडनी डैमेज होगी तो फर्दर फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं अकर करेगा। जब फर्दर फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही नहीं करेगा तो डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स यानी RBCs की भी डिस्ट्रक्शन अकर करेगी। जो ही RBCs की डिस्ट्रक्शन अकर करेगी तो डेथ कॉज होगी। नेक्स्ट एक्यूट लेड पॉइजनिंग causes dysfunction of kidneys. Acute lead causes dysfunction of kidneys, liver, brain, central nervous system, reproductive system। कि जो ही एक्यूट लेड जो है पॉइजनिंग कॉजेज डिसफंक्शन ऑफ किडनीज, लिवर, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कि जो लेड है जो ही हम उसको इनटेक करेंगे उसकी इनटेक करने से क्या होगा कि हमारी जो डिसफंक्शन होगा किडनीज का, कि जो हमारी किडनीज होंगी वो अच्छी तरह फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगी। जो ही वो अच्छी तरह फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगी तो जो लीवर होगा हमारा वो भी इफ़ेक्ट होगा। इफ़ेक्ट होने के साथ साथ हमारा ब्रेन इफ़ेक्ट होगा, और ब्रेन के साथ ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम चल रहा है उसको मेन तौर पे इफ़ेक्ट करेगा। जो ही नर्वस सिस्टम इफ़ेक्ट होगा हमारी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगी, और साथ ही हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट मर्करी पॉइजनिंग। मर्करी पॉइजनिंग कॉजेज न्यूरोलॉजिकल डैमेज। कि मर्करी जो है ये हमारे अंदर न्यूरोलॉजिकल डैमेज अकर करेगी। न्यूरोलॉजिकल डैमेज तब अकर होंगे कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं इनको ख़त्म करेंगे। जो भी न्यूरॉन्स को ख़त्म करेगी तो हमारा नर्वस सिस्टम ही इफ़ेक्ट होगा, और नर्वस सिस्टम इफ़ेक्ट होने से हमारी डेथ कॉज भी हो सकती है। जो ये था हमारा टॉपिक अबाउट इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स किस तरह हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। इनकी इफेक्टनेस के लिहाज से इनकी इफेक्टनेस जो है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और इनके इफ़ेक्टिव होने के लिए
जो इंडस्ट्रियल फ्लूएंट्स है उनकी मुकम्मल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जब तक उनकी मुकम्मल ट्रीटमेंट ही नहीं होगी तो ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हमने अभी स्टडी किए कि लिविंग ऑर्गन को छोड़ के सॉइल हर चीज़ को, लिविंग एंड नॉन लिविंग, आया बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स, सबको ये इफ़ेक्ट कर रहा है। और जो ही ये सबको इफ़ेक्ट कर रहा है तो इसकी इफेक्टनेस की वजह भी यही है। इसकी इफेक्टनेस की वजह यही है कि जो हम मटेरियल्स इंडस्ट्री से स्केप आउट करें, जो ही हम वो मटेरियल्स इंडस्ट्री से स्केप आउट करें, तो स्केप आउट करने के लिहाजा साथ साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि जो वेस्टफुल मटेरियल है उसको हम अच्छे तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करें। जब हम अच्छे तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो ये सारे इफ़ेक्ट्स कॉज नहीं होंगे। ये था हमारी डिटेल एलेबोरेशन ऑन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स, कि जो डोमेस्टिकली इफ्लुएंट्स अकर कर रहे हैं उनका क्या से है और उनकी ट्रीटमेंट कैसे होनी चाहिए। डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस कौन से हैं और उनकी ट्रीटमेंट है कैसे होनी चाहिए। डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस बाय वर्ड हम इनकी ये मतलब लेंगे कि डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस ऐसे इन्फ्लुएंस हैं जो घरेलू इस्तेमाल में करती हों, यानी जो घरों में पाए जाएं। यूज़ ऑफ डिटर्जेंट, is increasing day by day. For cleaning purposes in houses and industries. कि जो डिटर्जेंट का वर्किंग है, जो डिटर्जेंट की अमाउंट है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। दिन ब दिन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो सफाई के मामलात हैं उसमें डिटर्जेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। डिटर्जेंट्स में हम सोप, साबुन, सर्फ वगैरह जितने भी ऐसे लिक्विड्स या जितने भी ऐसे सॉलिड्स जो यूज़ होते हैं सिर्फ सफाई के प्रोसेस में, उनको हम डिटर्जेंट्स कहते हैं। और डिटर्जेंट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग इम्पैक्ट जो है वो सोप का है। और सोप की डिकम्पोजिशन भी नहीं होती। स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो क्लीनिंग एक्शन है वो सोप का है। दे कैन वर्क even in acidic solutions, कि वो एसिडिक सॉल्यूशंस में भी वर्कआउट कर सकते हैं, कि उनको एसिडिक सॉल्यूशन भी उनको डिकम्पोज या इफेक्ट नहीं कर सकता। अ मेजर disadvantages over the soaps, as some of the detergents are non-biodegradable। कि जो ज़्यादातर डिसएडवांटेज जो सोप्स का या डिटर्जेंट्स का वो ये है कि कुछ जो सोप या डिटर्जेंट्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे जो है मवाद है जिनकी डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती। बायोडिग्रेडेबल हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इनको स्टडी करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोजिंग थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि डिकम्पोजिशन होनी है थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। डिकम्पोजिंग कैनॉट बी डन थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोजिंग नहीं हो सकती। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोजिंग ही नहीं हो सकती तो ऐसे मटेरियल्स फिर क्या होंगे, ये एज इट इज पड़े रहेंगे और ये पोल्यूशन कॉज करेंगे। और जो ही ये पोल्यूशन कॉज करेंगे तो हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, कि ये बैक्टीरिया से भी ख़त्म नहीं हो सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग का प्रोसेस कर सकता है कि इनकी डिकम्पोजिंग नहीं हो सकती, इसलिए इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। व्हेन हाउसहोल्ड वाटर containing the detergents is discharged in streams, ponds, lakes and rivers, causes pollution। कि जो ही ये हाउस होल्ड जो वाटर है ये लेक्स में, रिवर्स में या पॉन्ड्स में ये डिस्चार्ज होता है, तो इसके डिस्चार्ज होने से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन पैदा होती है। कि वाटर की पोल्यूशन वहाँ अकर करती है और वो सारा क्या होगा, वाटर वहाँ पोल्यूट हो जाता है। और जो ही वो वाटर वहाँ पोल्यूट होगा तो वाटर के पोल्यूट होने से पोल्यूशन कॉज होगी, और जो ही पोल्यूशन कॉज होगी तो वो सारी लिविंग ऑर्गन को इफ़ेक्ट करेगी। Detergents remain in water for long time। कि जो डिटर्जेंट्स हैं वो लॉन्ग टाइम तक वाटर में अकर कर सकते हैं। जब वो वाटर में लॉन्ग टाइम तक अकर करेंगे तो वो एक्वेटिक लाइफ को भी इफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि डिटर्जेंट्स में वो ऐसे मटेरियल्स मौजूद हैं जो एक्वेटिक लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। फॉस्फेट सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं डिटर्जेंट्स में। जो फॉस्फेट सॉल्ट्स जो डिटर्जेंट्स में प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहते हैं, वो रैपिड ग्रोथ ऑफ अल्जाई करते हैं। और जो ही अल्जाई रैपिड ग्रोथ होगी फिर वो फ्लोट करने लग जाती है सरफेस ऑफ द वाटर में। कि हम देखते हैं कि हमारे को घरों के करीब जो तालाब या होगा उस पर हरे हरे रंग की कोई चीज़ तैर रही है। वो हरे हरे रंग की क्या होती है कि जो ही हमारे घरों का पानी उस पानी में मिलता है तो हमारे घरों के पानी में जो डिटर्जेंट साबुन सरफ वगैरह मौजूद होती है तो वो क्या करती है, वो रैपिड ग्रोथ करती है। उसमें ऐसे मटेरियल्स मौजूद होते हैं, उसमें हैवी मेटल्स मौजूद होते हैं जो कि क्या कॉज करते हैं, वो ये कॉज करते हैं कि उनकी से जो मटेरियल्स हैं उनकी मौजूदगी से जो इफ़ेक्टनेस होगी वो इफ़ेक्टनेस ये होगी कि वो रैपिड ग्रोथ करेंगे अल्जाई की। जो ही वो रैपिड ग्रोथ करेंगे अल्जाई की तो अल्जाई की रैपिड ग्रोथ की वजह से वो सारी फ्लोट करेगी ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। जो ही ये प्लांट्स अल्टीमेटली डाई और डिके कर देंगे कि अगर अल्जाई ही पैदा होनी शुरू हो जाएगी तो जो दूसरे प्लांट्स होंगे उनको ये इफ़ेक्ट करेगी। और जो ही दूसरे प्लांट्स इफ़ेक्ट होंगे वो डिके कर देंगे या डाई कर देंगे। Decaying of plants being biodegradable consume oxygen gas present in water। Depletion of oxygen gas result in death of aquatic लाइफ। कि डिकेइंग ऑफ प्लांट जो है
वो बायोडिग्रेडेबल, कि जो ही प्लांट्स की डिके होगी तो प्लांट्स तो बायोडिग्रेडेबल है, कि यानी प्लांट्स की डिकम्पोजिशन अकर कर सकती है। लेकिन डिकम्पोजिशन को अकर करने के लिए भी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है, कि बैक्टीरिया जब डिकम्पोजिंग का प्रोसेस शुरू करता है तो उसको अपनी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को अकर करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है तो वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन उसको वाटर से लेता है। जब वाटर से वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लेगा तो वाटर में जो मौजूद एक्वाटिक लाइफ होगी वो इफ़ेक्ट होगी। वो इफ़ेक्ट इस लिहाज से होगी कि जो ऑक्सीजन मौजूद है वाटर में, जो एक्वाटिक लाइफ को चाहिए अपनी लाइफ को कैरी आउट करने के लिए, यानी एक्वाटिक लाइफ जो मौजूद है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ऑक्सीजन जो है वो वाटर से डिज़ोल्व फॉर्म में लेती हैं। जब वो डिज़ोल्व फॉर्म में अपनी ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, जब वो सारी डिकम्पोजर्स सारी अब्जॉर्ब कर लेंगे तो डिकम्पोजर्स के अब कंज्यूम करने के बाद ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक्वाटिक लाइफ की भी डेथ कॉज हो सकती है। इसलिए जो डिटर्जेंट्स है ये कितने ज़्यादा हार्मफुल है, कि डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, रैपिड ग्रोथ करते हैं अलजाई की। जो ही अलजाई की रैपिड ग्रोथ होगी तो अलजाई की रैपिड ग्रोथ के बाद जो डिप्लीशन है वो ऑक्सीजन गैस वो अकर करेगी, और जो ही ऑक्सीजन गैस की डिप्लीशन होगी तो डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन गैप में जो डेथ ऑफ एक्वाटिक लाइफ भी इफ़ेक्ट करेगी, कि जो ही डेथ ऑफ एक्वाटिक लाइफ भी वहाँ अकर करेगी। नेक्स्ट डोमेस्टिक सेवेज। डोमेस्टिक सेवेज contains a variety of dissolved and suspending impurities. They include food, vegetables waste, garbage, cans, bottles, chemical soaps, washing powder, etc. It also contains disease causing microbes. All these substances add to water pollution। कि जो ही डोमेस्टिक सीवेज, जस्ट लाइक डोमेस्टिक सीवेज contains a variety of dissolved and suspending impurities. They include food, vegetables, wastes, garbage, cans, bottles, chemical soaps, washing powder, etc. It also contains disease-causing microbes. All these substances add to water to create pollution। कि जो से घरों का कूड़ा कचरा वगैरह होगा उसमें क्या होता है, वैरायटी ऑफ कि बहुत ज़्यादा डिज़ॉल्व और अनडिज़ॉल्व इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जैसे उसमें खाना होता है, सब्जियों का होता है कूड़ा, बोतलें, केमिकल सोप्स, साबुन वगैरह, वॉशिंग पाउडर वगैरह, उसके पेपर्स, प्लास्टिक बैग्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे केमिकल से मिलकर बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब केमिकल से मिलकर बनेंगी, जो वेजिटेबल्स होंगी, जो वेजिटेबल्स हम सीवेज में फेंकेंगे उन पर डिकम्पोजर्स प्रोड्यूस होंगे। जो ही उन पर डिकम्पोजर्स प्रोड्यूस होंगे कि हम देखेंगे कि एक सब्ज़ी अगर हमने हफ्ता रखी है, उस सब्ज़ी को जब हम हफ्ता रखेंगे तो हफ्ता रखने के बाद उस पर कीड़े पैदा होना शुरू हो जाएंगे। वो कीड़े क्या हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। वो क्या करेंगे, वो माइक्रोब्स हैं, वो डिजीज़ कॉज करते हैं। इसलिए जब ये जो वेस्ट है, अगर इसकी हम मुकम्मल अच्छी तरह से ट्रीटमेंट ना करें तो जो ही हम इसको लेक्स
रिवर्स के पॉन्ड्स के करीब ढेर लगाएंगे तो ये वहाँ से स्वीप होता होता उनमें मिक्स होगा। जो ही उनमें मिक्स होगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें पैदा होंगे वो सारे वाटर में मिक्स आउट हो जाएंगे। जो ही वो वाटर में मिक्स आउट होंगे वो सारे क्या करेंगे, वो वाटर पोल्यूशन है कॉज करेंगे और इससे क्या होगा, वाटर में पोल्यूट होगा। इसी तरह जैसे हम देखते हैं कि जो नदी नालों के करीब क्या है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जो नदी नालों के करीब कूड़े के ढेर हैं उनसे भी वाटर पोल्यूशन ही पैदा होती है और एक अजीब सी स्मेल वहाँ से होती है, क्योंकि जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये पीवीसी से मिलकर बनते हैं, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड से, और जिनकी डिकम्पोजिशन नहीं होती। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लास्टिक बैग्स की डिकम्पोजिशन या बॉटल्स की या प्लास्टिक की डिकम्पोजिशन नहीं करता, और प्लास्टिक जो है ये हार्मफुल और टॉक्सिक मटेरियल से पैदा होते हैं। जब ये हार्मफुल और टॉक्सिक मटेरियल से पैदा होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाटर में जो ही ये ऐड करते हैं, जो ही ये वाटर में ऐड होते हैं तो इनकी एडिंग से क्या होता है कि जो वाटर सब्सटेंसेस हैं वो पोल्यूट होते हैं, कि जब ये सारे सब्सटेंसेस वाटर में ऐड होंगे तो इनसे पोल्यूशन कॉज होगी। ये था डिटेल्ड नोट ऑन डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स, कि डोमेस्टिक जो इफ्लुएंट्स हैं वो कैसे कॉज करते हैं वाटर पोल्यूशन, कि अगर हम उनकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करके उनको बाहर करें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में करें, तो फिर ये वाटर पोल्यूशन कॉज नहीं हो सकती। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट है वाटर पोल्यूशन का इफ्लुएंट है वो है एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स। एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स कि एग्रीकल्चर ज़राअत के पेशे से कौन से ऐसे मवाद निकलते हैं जो कि वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चर, वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चरल waste is because of use of fertilizers and pesticides। कि जो वाटर पोल्यूशन है एग्रीकल्चर वेस्ट की मदद से होती है, कि एग्रीकल्चर वेस्ट में दो ही वेस्टफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो होता है फर्टिलाइज़र्स और एक होते हैं पेस्टिसाइड्स। कि हम फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स कैसे वाटर को पोल्यूट करते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। फर्टिलाइज़र्स भी केमिकल से मिलकर बनते हैं। केमिकल से मिलने के बाद दे आर यूज्ड to make up the deficiency of nitrogen, phosphorus, etc. of the soil because of intensive cultivation of crops in recent years। कि fertilizers are chemicals, they are used to make up the deficiency of nitrogen, phosphorus, etc. of the soil because of intense cultivation of crops in recent years।
कि फर्टिलाइज़र्स ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ताकि वो सॉइल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की वहाँ डेफिशिएंसी यानी उनकी मिक़दार में कमी ना आ जाए। क्योंकि मिक़दार में कमी इसलिए आ जाती है क्योंकि हम कई सालों से वहाँ फसलें उगा रहे हैं और फसलें जो है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस की वजह को इनटेक करने से, कोई अब्सॉर्ब करने से ग्रो करती हैं। क्योंकि नाइट्रोजन मेन रोल प्ले करता है इन द डेवलपिंग ऑफ क्रॉप्स। क्योंकि हम साल में 2 दफ़ा वहाँ क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं। जब हम 2 दफ़ा वहाँ क्रॉप्स ग्रो करवाएंगे तो वो जो नाइट्रोजन और फास्फोरस वो सॉइल में मौजूद होगी उसकी डेफिशिएंसी कॉज होगी, यानी कि जो नाइट्रोजन की मिक़दार मौजूद थी वो कमतर होती जाएगी। इसलिए हम आर्टिफिशियली फर्टिलाइज़र्स प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम नाइट्रोजन कि ताकि जो है वो इसकी डेफिशिएंसी ना होने दें। कि सबसे कॉमन फर्टिलाइज़र जो हमारा है वो यूरिया है कि यूरिया में नाइट्रोजन मौजूद है। कि यूरिया जो है ये कॉमनली ज़्यादा यूज़ होता है। ये कॉमनली इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसके यूज़ होने से क्या हुआ कि जो नाइट्रोजन होगी वो उसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट कर देगी। जब उसकी डेफिशिएंसी ही कंप्लीट कर देगी तो फर्टिलाइज़र्स क्या करते हैं, ये रैपिड ग्रोथ करवाते हैं क्रॉप्स की। रैपिड ग्रोथ इसलिए होगी क्योंकि नाइट्रोजन तो मेन एसेंशियल है ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स के लिए। इसलिए क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए हम जो है यूरिया वहाँ स्प्रे आउट या कोई दूसरा जो है वो फर्टिलाइज़र उसको वहाँ ऐड करवाते हैं। जब वो फर्टिलाइज़र वहाँ ऐड करवाते हैं तो उस सॉइल की जो है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है और क्रॉप्स वहाँ रैपिडली ग्रोथ कर सकते हैं। ये था फर्टिलाइज़र्स। नेक्स्ट जो हमने स्टडी किया था वो था पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स आर आल्सो केमिकल्स कि ये भी केमिकल से मिलकर बनते हैं। केमिकल से मिलकर बनने के बाद दे आर यूज्ड either directly to kill or control the growth of pests। ये पेस्टिसाइड ऐसे केमिकल्स हैं दे आर यूज्ड either directly to kill or control the growth of pests। Pests may be weed, herbs, insects, fungi and viruses। They all damage crops and transmit diseases both to humans and animals। कि पेस्टिसाइड्स क्या है? पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स दे आर यूज्ड either directly to kill or control the growth of pests। Pests may be weed, herbs, insects, fungi and viruses। They all damage crops and transmit diseases both to humans and animals। कि पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल हैं जैसे हम बात करते हैं कि हम फसलों को कीड़ा लग गया तो वो फसलों को कीड़ा कैसे लगता है कि वो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप्स को इन्फेक्ट करते हैं। जब वो क्रॉप्स को इन्फेक्ट करेंगे तो उसको ख़त्म करने के लिए एक क्रॉप अगर इन्फेक्टेड है तो उससे मज़ीद सारी की सारी जो फसल है वो सारी इन्फेक्ट हो जाएगी। इसलिए उस इन्फेक्शन को वहाँ ही रोकने के लिए हम कुछ केमिकल्स को स्प्रे आउट करते हैं। जब उन केमिकल्स को हम स्प्रे आउट करते हैं तो उन केमिकल्स को स्प्रे आउट करने से क्या होगा, जो ग्रोथ होगी उसकी है वो रुक जाएगी और जो ही वो ग्रोथ वहाँ स्टॉप होगी उस ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स केमिकल्स यूज़ करते हैं। कि ये पेस्टिसाइड्स जो केमिकल्स हैं ये यूज़ करके हम अपनी क्रॉप्स को सेव कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम दी पेस्ट्स।
इसी तरह जो वीड्स और हर्ब्स कि यानी जो फसल में जो दूसरी जड़ी बूटियाँ, जिनको हम पंजाबी में या दूसरी ज़बान में जंगली जड़ी बूटियाँ कहते हैं, कि ऐसी जो जड़ी बूटियाँ जो वहाँ अनयूज़फुल हैं, जिनका वहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं है, उनको ख़त्म करने के लिए भी हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। जब हम उसको पेस्टिसाइड उस पर स्प्रे आउट करेंगे तो वो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। जब वो ग्रोथ उनकी इनहिबिट का मतलब ये है कि वहाँ उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, और जो ही उनकी ग्रोथ स्टॉप होगी तो वो जो है वो क्रॉप को इन्फेक्ट नहीं करेंगी। तो ये जो सारे पेस्टिसाइड्स हैं यानी पेस्ट है, ये ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करते हैं। किस लिहाज में? ये क्रॉप्स को डैमेज करेंगे, और जब वही क्रॉप्स ह्यूमन बींग से यूज़ होंगी तो ये ट्रांसमिट करेंगे उनमें डिजीज़ के, यानी ये एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करते हैं। जब ये डिजीज़ उनमें कॉज करेंगे तो इनकी रोकने के लिए हम इस पर पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। लेकिन वही पेस्टिसाइड्स जब वाटर में यूज़ हो जाते हैं, या वो डायरेक्टली वाटर में चले जाते हैं, तो वो वाटर को पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। इसी तरह फर्टिलाइज़र्स कि कुछ जो फर्टिलाइज़र्स तो हम ऐड करते हैं ताकि डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन पूरी हो सके, लेकिन डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन पूरी होने के साथ साथ कुछ फर्टिलाइज़र जो है सॉइल में मौजूद केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके हमारे वाटर सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। जब वो वाटर सिस्टम तक पहुँचेंगे तो वो पोल्यूट करेंगे उस वाटर को, और वो वाटर पोल्यूशन को कॉज करेंगे। जो वाटर पोल्यूशन वहाँ कॉज होगी वो एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स की मदद से होगी। इसी तरह जो पेस्टिसाइड्स हैं ये भी वाटर चैनल्स के साथ में मिक्सअप होने के बाद, यानी अगर ये अब्जॉर्ब हो जाए बाय द सॉइल तो ये वाटर सिस्टम को इफ़ेक्ट करेंगे। जो ही ये वाटर सिस्टम को इफ़ेक्ट करेंगे तो उनकी इफ़ेक्टनेस की वजह से क्या होगा, हमारे वाटर चैनल से इफ़ेक्ट होंगे, और वाटर चैनल्स इफ़ेक्ट होने के साथ साथ जो वाटर पोल्यूशन है वो भी कैरी आउट होगी। और जो ही वाटर पोल्यूशन कैरी आउट होगी तो उसके कैरी आउट होने से क्या होगा कि जो पेस्टिसाइड हैं और फर्टिलाइजर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, वाटर पोल्यूशन को कैरी आउट करने के लिए। एग्रीकल्चर इफ्लुएंस हैव डुअल इफेक्ट्स कि एग्रीकल्चर इफ्लुएंस के दो इनके नुकसानात हैं। इंटेंसिव कल्टीवेशन क्रॉप्स cause these chemicals from fertilizers and pesticides to seep into the ground, commonly called leaching process. The high nitrate contents in groundwater is mainly because of irrigation runoff from agriculture fields. कि एग्रीकल्चर इफ्लुएंस हैव डुअल इफेक्ट्स के इसके जो नुकसानात हैं या असरात हैं वो कुछ ऐसे हैं कि इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स cause these chemicals from fertilizers and pesticides to seep into the ground, commonly called leaching process। कि अगर वही कल्टीवेशन तो ज़्यादा है, ज़्यादा कल्टीवेशन यानी ज़्यादा काश्तकारी की वजह से जो ये केमिकल्स हैं फर्टिलाइजर्स डालना मजबूरी है हमारी क्रॉप्स की रैपिड ग्रोथ के लिए, क्योंकि यहाँ जो काश्तकारी है वो बहुत ज़्यादा हद तक होती है। और ज़्यादा हद तक काश्तकारी होने के लिए जो है कि ज़्यादा जब काश्तकारी होगी तो जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स हम ऐड करेंगे वो जब ग्राउंड में सीप आउट होंगे
ग्राउंड में सीप आउट होते ही जो वो मटेरियल होगा, जो हार्मफुल मटेरियल होगा, वो ग्राउंड में सीप आउट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं जो ग्राउंड में लीच आउट हो जाते हैं। जो ही वो लीच आउट होंगे तो जो हाई नाइट्रेट कंटेंट्स in groundwater is mainly because of irrigation runoff from एग्रीकल्चर फील्ड कि जो हाई नाइट्रेट कंटेंट्स है वो कैसे मिक्स आउट होते हैं कि कुछ इलाकों में जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं उनकी इरिगेशन लेक्स और रिवर से करवाई जाती है, यानी नदियों या दरियाओं से करवाई जाती है उनकी आपाशी। जब उनकी आपाशी नदी या दरियाओं से करवाई जाएगी तो वो जो नाइट्रेट कंटेंट्स होंगे वो वहाँ भी मिक्स आउट होंगे। जो ही वो वहाँ मिक्स आउट हो जाएंगे तो वो वाटर पोल्यूशन कॉज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज रन अप फ्रॉम agricultural land where fertilizers and pesticides are used enters into ponds, streams or rivers. This water contains nitrate NO3 negative, phosphate, PO4 3 नेगेटिव सॉल्ट्स कि यहाँ नाइट्रेट्स पाए जाते हैं। कि रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड वेयर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड enters into ponds, streams or rivers. This contains nitrate, NO3, phosphate, PO4-3 salts। कि जो ही जब एग्रीकल्चर लैंड से जहाँ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ऐड किए जाते हैं वहाँ क्या होता है, जो पॉइंट्स और स्ट्रीम से पानी आ रहा है वो कंटेन करेगा नाइट्रेट और फॉस्फेट सॉल्ट्स। जब यही सब्सटेंस दी सब्सटेंसेस result in a rapid growth of algae। कि जब इनमें रैपिड ग्रोथ होगी किसकी, अल्जाई की, कि ये सारे सब्सटेंसेस क्या करेंगे, अल्जाई की रैपिड ग्रोथ करेंगे और वही अल्जाई क्या करेगी, वो फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। रैपिड ग्रोथ ऑफ अल्जाई कि रैपिड ग्रोथ ऑफ अल्जाई क्या फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्योंकि वो सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट करेगी, प्रिवेंट सनलाइट एंड एयर ऑक्सीजन टू रीच एक्वाटिक लाइफ। कि जो रैपिड ग्रोथ होगी अल्जाई की वो फ्लोट करेगी ऑन दी सरफेस ऑफ दी सॉइल वाटर। जब वो सरफेस ऑफ दी वाटर फ्लोट करेगी तो वो प्रिवेंट करेगी वहाँ कि जैसे एक लेयर से बन जाएगी, एक ग्रीन कलर की पानी के ऊपर एक लेयर से बन जाएगी। उस लेयर से क्या होगा कि वो प्रिवेंट करेगी सनलाइट और एयर ऑक्सीजन को रीच करे एक्वाटिक लाइफ को। जो ही वो रीच नहीं करेगी एक्वाटिक लाइफ को तो क्या होगी, जो एक्वाटिक लाइफ वहाँ मौजूद होगी उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वो कैसे ज़िंदा रह सकेगी। इसी तरह जो ही अल्जाई डाइज
when algae dies, bacteria consume oxygen of the water, oxygen of the water, oxygen of the water for decomposition of algae. As a result, oxygen depletes in water. कि जो ही when algae dies, bacteria consume oxygen of water from decomposition of algae. As a result, oxygen depletes in water. कि जो ही algae die होगा, जो ही algae die होगा तो बैक्टीरिया उसकी डिकम्पोजर करेगा, क्योंकि algae जो है ये एक बायोडिग्रेडेबल है, और जो चीज़ बायोडिग्रेडेबल होती है उसकी डिकम्पोजिशन हो सकती है। इसी लिहाज से जब उसकी डिकम्पोजिशन शुरू होगी तो डिकम्पोजिशन तो बैक्टीरिया ही करेगा। जब बैक्टीरिया इसकी डिकम्पोजिशन करेगा तो डिकम्पोजिशन करने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए होगी, क्योंकि बैक्टीरिया इन दी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन डिकम्पोज करता है। जब वो इन दी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन डिकम्पोज करेगा तो वहाँ से ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगी, कि जो ऑक्सीजन वहाँ मौजूद होगी वो डिप्लीट आउट हो जाएगी, कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। लेकिन हज़ाफ वो जो ऑक्सीजन लेगा वो वाटर में से लेगा, कि वहाँ वाटर में ऑक्सीजन की कमी वाक़या होगी। जो ही वहाँ ऑक्सीजन की कमी वाक़या होगी तो जो एक्वाटिक लाइफ होगी वो भी इफ़ेक्ट होगी। इफ़ेक्ट वो इससे होगी कि वहाँ वाटर में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो इफ़ेक्ट होगी, कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी वाक़या होगी। लिहाजा जो ही ऑक्सीजन की कमी वाक़या होगी वहाँ एक्वाटिक लाइफ जो है उसके लिए सफोकेशन का प्रोसेस होगा। कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स ही जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हमें घुटन सी महसूस होती है, कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम सांस ही नहीं ले पा रहे। इसी तरह जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उन भी सफोकेशन का प्रोसेस फील करते हैं जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, और अल्टीमेटली जब उनके पास सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं मिलती फॉर दी लाइफ टू कैरी आउट, के ज़िंदा रहने के लिए, तो उनकी डेथ हो जाती है। इसकी वजह से इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो एक्वाटिक लाइफ कैसे इफ़ेक्ट हुई? फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स मेन रोल प्ले करते हैं। वो मेन रोल कैसे प्ले करते हैं कि वो जब इरिगेशन के प्रोसेस से जो ही वो लेक्स या वाटर्स या स्ट्रीम में ऐड होंगे तो फॉस्फेट और नाइट्रेट में बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, और नाइट्रेट की वजह से क्या होगा, वहाँ रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्जाई अकर करेगी, कि एल्जाई की ग्रोथ बड़ी स्पीड से होगी, क्योंकि नाइट्रेट जो है ये ग्रोथ में बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करता है। और जो ही ये रोल प्ले करेगा तो जो नाइट्रेट होगी वो रैपिड ग्रोथ करवाएगी एल्जाई की। लिहाजा जो ही रैपिड ग्रोथ होगी एल्जाई की वो ऑन दी सरफेस ऑफ दी वाटर फ्लोट करेगी, क्योंकि आया उसने कौन सा beneath द वाटर डिज़ोल्व होना है, वो तो एज इट इज़ सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट करेगी। लिहाजा जो ही वो सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट करेगी तो वो प्रिवेंट करेगी सनलाइट को और एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो एक्वाटिक लाइफ तक पहुंचने से। जब वो ब्लॉक होगी या वो प्रिवेंट होगी तो फिर एल्जाई की डेथ कॉज होगी। जो ही एल्जाई की डेथ कॉज होगी तो डिकम्पोजर्स वहाँ बायोडिग्रेडेबल का प्रोसेस कैरी आउट करेंगे, क्योंकि एल्जाई एक बायोडिग्रेडेबल है इसलिए उसने डिग्रेड तो होना ही है, उसकी डिकम्पोजिशन तो होनी है। बैक्टीरिया ने अपनी लाइफ कैरी आउट करने के लिए उसको डिकम्पोज करना है कि उसने सारे वो न्यूट्रिएंट्स एल्जाई से लेने हैं। जब वो सारे न्यूट्रिएंट्स एल्जाई से लेगा तो वहाँ वो उसको डिग्रेड करेगा, उसको डिकम्पोज करेगा, और डिकम्पोज करने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए होगी। जो ही उसको ऑक्सीजन चाहिए होगी तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन वाटर से लेगा। जब वो वही ऑक्सीजन वाटर से लेगा तो वाटर से ऑक्सीजन लेने के लिए उसको वहाँ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मौजूद होगी एक्वाटिक लाइफ की, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन डिप्लीट कर जाएगी। जो ही वहाँ ऑक्सीजन डिप्लीट होगी
तो ऑक्सीजन की डिप्लीशन से क्या होगा कि वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगी एक्वाटिक लाइफ की। जो ही इनसफिशिएंट एक्वाटिक लाइफ के लिए ऑक्सीजन होगी तो फिर जो एक्वाटिक लाइफ होगी वहाँ सफोकेशन फील करेगी, यानी घुटन महसूस करेगी। इसी तरह जो ही इनसफिशिएंट ऑक्सीजन उसको मिलती जाएगी तो एक्सीडेंटली तो उसकी डेथ कॉज भी हो सकती है। ये थे 3 इन्फ्लुएंस जो हमने स्टडी की है वाटर को पोल्यूशन करने के लिए। सबसे पहले इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस एंड एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस, कि ये सारे इन्फ्लुएंस क्या कॉज करते हैं, ये वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, ये वाटर को पोल्यूट करते हैं, जिसकी वजह से सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इफेक्ट हो रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हैं। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या हैं। वाटर पोल्यूशन के फॉलोइंग इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ hazardous to human health. It is hazardous to human health. Drinking polluted water can cause cholera, typhoid and diarrhea. It is hazardous to human health. Drinking polluted water can cause cholera, typhoid and diarrhea. कि ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़तरनाक किस लिहाज में कि ये मज़ीद बीमारियाँ फैलाता है, कि इनकी मज़ीद बीमारियाँ फैलाने से। नेक्स्ट पॉइंट, the use of polluted water is not only devastating for people but also for animals and birds। कि जो पोल्यूटेड वाटर है उसका इफ़ेक्ट ना सिर्फ ह्यूमन्स पे है बल्कि एनिमल्स और बर्ड्स पे भी है, कि ये उनके लिए भी एक डिवास्टिंग है, कि उनको भी इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट, इट कॉजेज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गाई, death and decomposition of algae causes deficiency of oxygen in water that affects organisms living in water. It causes rapid growth of algae, death and decomposition of algae causes deficiency of oxygen in water that affects organisms in water। कि ये क्या करती है, ये रैपिड ग्रोथ करवाती है एल्गाई की। जो ही एल्गाई की रैपिड ग्रोथ होगी तो रैपिड ग्रोथ होने के साथ साथ क्या होगा कि जो एल्गाई है जब उसको डिकम्पोज होगी, डिकम्पोज में उसकी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी। जो ही एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की यूटिलाइजिंग से जो लिविंग वाटर में मौजूद ऑर्गेनिजम्स हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। जब वो इफ़ेक्ट होंगे तो वो अल्टीमेटली डेथ कॉज करेगी। इट इज़ damaging aquatic life, thus breaking a link in
फूड चेन, कि जो ही ये हमारी एक्वाटिक लाइफ को इफ़ेक्ट करेगी, कि जैसे एक फूड चेन बनी हुई है, तो फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म में भी इफेक्टनेस आने से पूरी की पूरी फूड चेन इफेक्टिव होगी। जो ही वो पूरी चेन इफेक्टिव होगी, अगर एक्वाटिक लाइफ ही इफेक्ट होगी, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक लाइफ पे डिपेंड करते हैं वो कहाँ डिपेंड करेंगे, कि जिसको वो एक्वाटिक लाइफ में फिशेस एज अ फूड यूज़ करते हैं। अगर एक्वाटिक लाइफ ही नहीं होगी तो फिशेस को एज अ फूड कैसे यूटिलाइज करेंगे। इसी तरह ये डैमेज कर रही है ज़्यादातर हमारी एक्वाटिक लाइफ को, और इसी तरह हमारी फूड चेन भी इफ़ेक्ट हो रही है। It reduces the aesthetic quality of lakes and rivers, कि ये हमारी लेक्स और रिवर्स की क्वालिटी को भी इफेक्ट करी है, कि जो क्वालिटी ऑफ वाटर लेक्स और रिवर्स में मौजूद था इसको भी ये पोल्यूट कर रही है। नेक्स्ट, इट इज़ अनफिट फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पजेस, कि ये अनफिट है किसके लिए, क्लीनिंग और वॉशिंग पर्पजेस के लिए, कि जो पोल्यूटेड वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अनफिट है किसके लिए, अनफिट क्योंकि वो क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सोप को यूटिलाइज़ करेगा। जो ही वो लार्ज अमाउंट ऑफ सोप यूटिलाइज़ करेगा, इसके लिए मतलब है कि ये वॉशिंग पर्पजेस के लिए इफेक्ट फिट नहीं है। ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन से कौन से असरात वाक़ होते हैं। नेक्स्ट आर वाटर बॉर्न इन्फेक्टियस डिजीज़, वाटर बॉर्न इन्फेक्टियस डिजीज़, कि ऐसी डिजीज़ जो वाटर पोल्यूशन से इफ़ेक्ट हों। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डिजीज़ दैट स्प्रेड because of drinking polluted water or eating food prepared with polluted water, food prepared by polluted water, कि diseases that spread because of drinking polluted water or eating food prepared with polluted water are called waterborne इन्फेक्टियस डिजीज़, कि ऐसी बीमारियां जो कि पोल्यूटेड वाटर से फैलती हों उनको वाटरबॉर्न इन्फेक्टियस डिजीज़ कहा जाता है। और वाटरबॉर्न इन्फेक्टियस डिजीज़ मेनली टॉक्सिक मटेरियल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरी करते हैं। टॉक्सिक मटेरियल्स में हम आर्सेनिक, मरकरी, लेड और दूसरे अदर केमिकल्स जो हमने इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स में स्टडी किए, कि मरकरी, लेड और कैडमियम ये ज़्यादा कॉज करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वॉर्म्स। लेकिन लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ में जो मेन कॉज है रैपिड ग्रोथ स्प्रेडिंग ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज़, कि जो हमारी सैनिटेशन का जो फैसिलिटीज़ हैं, यानी नालियों, नदी नालों यानी गंदे पानी का जो अखराज है उसकी जो सहूलतें हैं वो बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। इसलिए जो हम है इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रही। इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से ही बीमारियां फैल रही हैं। जो वाटरबॉर्न डिजीज़ हैं उनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज़, डायरियल डिजीज़, कि जो कॉज होती है सबसे पहले वो है डायरियल डिजीज़। इंटेस्टिनियल डिजीज़ है कि हमारी अंतड़ियों में बीमारी अक्सर करती है। इंटेस्टिनियल डिजीज़ include cholera that may cause
dehydration, that may cause dehydration. Diarrhea may be caused by viruses, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स कि पोल्यूटेड वाटर में ये हमारे इंटेस्टिनियल डिजीज़ है कि पोल्यूटेड वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा कि ये जो है बैक्टीरियल या पैरासाइट या वायरसेस जो मौजूद होते हैं उनसे जो डिजीज़ कॉज होगी वो डायरियल डिजीज़ होगी. नेक्स्ट इज डिसेंट्री. Dysentery. Dysentery is an intestinal disease which is typically caused by a certain bacteria or parasites. It is characterized by severe diarrhea that be accompanied by ब्लड और म्यूकस. कि वाटर से जो भी डिजीज़ होगी वो मेनली हमारी इंटेस्टाइन्स को इफ़ेक्ट करेगी. इंटेस्टाइन को इसलिए इफ़ेक्ट होगी क्योंकि ज़्यादा जो अब्जॉर्प्शन और वाटर होती है वो हमारी इंटेस्टाइन्स में होती है. इसलिए जो बैक्टीरिया और पैरासाइट इसमें मौजूद होगा वो हमारी इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करेगा. इसलिए डिसेंट्री इज़ एन इंटेस्टिनियल डिजीज़ विच इज़ टिपिकली कॉज्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया और पैरासाइट्स. It is characterized by severe diarrhea that may be accompanied by blood as mucus. कि ये जो ज़्यादातर डिजीज़ होगी इसमें ब्लड या म्यूकस भी आ सकता है कि हमें अपने फेसिस के जरिए एलिमिनेशन के वेस्ट मटेरियल्स के प्रोसेस के साथ हमें ब्लड भी आ सकता है. जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है कॉलरा. कॉलरा इज़ द एक्यूट इन्फेक्शन. Cholera is an acute infection. Cholera is an acute infection caused by the bacteria Vibrio cholerae, which may be found in water contaminated by human feces. It may be fatal. Cholera is an acute infection caused by the bacteria Vibrio cholerae. कि जो कॉलरा डिजीज़ कॉज करते हैं, जो बैक्टीरिया इसको कॉलरा डिजीज़ कॉज करता है उसको हम विब्रियस कॉलरा कहते हैं. विच मे बी फाउंड इन वाटर कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन फीसेस. कि ह्यूमंस का जो वेस्ट मटेरियल है जब वो वाटर के साथ मिक्स आउट होता है यानी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन कंडीशंस कि सैनिटेशंस की जो सहूलियात हैं उसके मुकम्मल ना होने की वजह से जो मिक्सिंग आउट होती है वेस्ट मटेरियल की और प्योर वाटर की तो वो कॉलरा कॉज करता है. इट मे बी फैटल कि ये जानलेवा भी हो सकता है. नेक्स्ट इज फ्लोरोसिस. Fluorosis is a disease carried by the
by the consumption of excess fluoride. Fluorosis causes bones and teeth damage. Fluorosis. Fluorosis is a disease carried out by the consumption of excess fluoride. कि जब फ्लोराइड जो एलिमेंट है जब इसको ज़्यादा इनटेक करेंगे तो ज़्यादा इनटेक करने से जो है वो फ्लोरोसिस कॉज करेगा बोन्स और टीथ डैमेज। कि जो हमारे बोन्स हैं वो क्लोरीन से कैल्शियम से मिलकर बने हैं और जो क्लोरीन और फ्लोरीन जो है ये क्लोराइड और फ्लोराइड की शक्ल में क्या करेंगे, ये इफ़ेक्ट करेंगे हमारे बोन्स और टीथ को, क्योंकि वो ज़्यादा कैल्शियम से मिलकर बने हैं इसलिए। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस। Hepatitis it is a liver inflammation. It is a liver inflammation commonly caused by one of 5 viruses called A, B, C, D and E. Hepatitis it is a liver inflammation commonly caused by one of 5 viruses A, B, C, D and E। कि हेपेटाइटिस 5 किस्म के वायरसेस से कॉज होता है और हर वायरस से अलग टाइप का हेपेटाइटिस कॉज करता है। जब जो हेपेटाइटिस है ये A, B, C, D और E भी हो सकता है। और ये सारा जो हेपेटाइटिस की जो डिजीज़ है ये भी वाटर कंटेमिनेटेड के साथ ही कि जो भी वायरस जिस वाटर में कंटेमिनेटेड होगा उससे वो डिजीज़ कॉज करेगा। नेक्स्ट इज हुकवर्म। Hookworm it is a parasitic worm that infects the small intestine, severe causes in anemia and standard in children. Hookworm enters the body skin, often via feet, spread by poor sanitation conditions. It is a parasitic worm that infects the small intestine, severe causes in anemia and studied in children. Hookworm enters the body through skin, often via feet. It is through poor conditions and कि हुकवर्म जो है ये एक वायरल डिजीज़ है कि ये एक पैरासिटिक वर्म है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत को इफ़ेक्ट करता है। लिहाजा ये सबसे ज़्यादा जो है चिल्ड्रंस को इफ़ेक्ट करता है। और चिल्ड्रन में कैसे, क्योंकि ये अर्थ पे मौजूद होता है यानी सॉइल पे मौजूद होता है और ये हमारी बॉडी को एंटर करता है थ्रू स्किन के स्किन के ज़रिए ये हमारी बॉडी में एंटर होकर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका ये होस्ट है कि वहाँ जाके ये रिप्रोड्यूस होता है और इसको इफ़ेक्ट करता है। और बिलियन ऑफ वर्ल्ड के हर साल बिलियन ऑफ वर्ल्ड जो पीपल हैं वो हुकवर्म से इन्फेक्ट होते हैं। नेक्स्ट डिजीज इज जॉन्डिस। जॉन्डिस it is caused by an excess of bile pigments in blood
liver ceases to function and eyes turn yellow. Jaundice, it is caused by an excess of bile pigments in blood. Liver ceases to function and eyes turn yellow. कि ये एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट्स होते हैं हमारी लीवर की वजह से, और लीवर क्या होता है, वो फंक्शन करता है, अपना परफॉर्म नहीं करता। जब लीवर अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता, यानी फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड्स नहीं होती, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स सिर्फ लीवर में होती है, और लीवर में ना होने की वजह से क्या होगा, आइज़ टर्न करती हैं येलो। जब आइज़ टर्न कर जाती हैं येलो, तो जो पर्सन होता है, यानी जो पेशेंट होता है जॉन्डिस डिजीज़ का, वो फील करता है वीकनेस एंड फटीग, और ये भी एक वाटर बॉर्न इन्फेक्टियस डिजीज़ है। नेक्स्ट डिजीज इज टाइफाइड। A dangerous bacterial disease often spread by contaminated water or by food, prepared with contaminated water। कि टाइफाइड एक ऐसी डिजीज़ है, अ डेंजरस बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफन स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर और बाय फूड प्रिपेयर्ड विद कंटेमिनेटेड वाटर। कि ये ऐसी बीमारी है जो कंटेमिनेटेड वाटर के साथ जब खाना प्रिपेयर किया जाए उससे फैलती है। ये थी वो डिजीज़ जो वाटर पोल्यूशन से फैलाव होता है। अब हम प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़, नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़। कि वाटर बॉर्न डिजीज़ की प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़ में फर्दर स्टेप्स के लिए जैसे सबसे फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर, कि ड्रिंकिंग मस्ट बी प्रॉपर्ली ट्रीटेड एंड प्योरीफाइड। कि जो प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर के हम सेफ वाटर यूज़ करें उसको अच्छी तरह प्योरीफाई करने के बाद। नेक्स्ट डिस्पोजेबल ऑफ सीवेज, कि जो हमारा सीवेज है, गंद कूड़ा है, उसके अच्छी तरह डिस्पोजेबल किया जाए। देयर मस्ट बी एडिक्वेट सैनिटरी डिस्पोजेबल ऑफ सीवेज, कि कोई भी कूड़ा करके जो है नदी नालों के करीब ना फेंका जाए, उसकी मुकम्मल डिकम्पोजिशन की जाए या मुकम्मली उसको ट्रीट किया जाए और वाटर सप्लाई के करीब ना थ्रोन आउट किया जाए। नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक मटीरियल्स, कि टॉक्सिक मटीरियल जैसे केमिकल्स जो भी इंडस्ट्रीज में से जैसे एक्यूट इलनेस टॉक्सिक मटीरियल, वो जो टॉक्सिन्स होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं, उनकी मुकम्मल ट्रीटमेंट की जाए। यहाँ एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो पेस्टिसाइड्स पे और फर्टिलाइजर्स पे, कि उनको वाटर सप्लाईज के साथ मिक्स आउट नहीं करना। जब तक वो वाटर सप्लाई के साथ मिक्स आउट नहीं हो गया तब तक वाटर पोल्यूशन नहीं फैलेगी। ये थी हमारी प्रिवेंशनल मेजर्स टू कंट्रोल दी वाटर बॉर्न डिजीज़। ये था हमारा चैप्टर अबाउट वाटर, जिसको हमने कंप्लीट एलैबोरेशन के साथ स्टडी कर लिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।